Hello guys, welcome back to C programming course again. So before getting into coding part, आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका जानना बहुत ज़रूरी है कोडिंग करने से पहले। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोड्स की टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। हम उसके बाद जानेंगे कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स किसको बोलते हैं और हम जानेंगे कि प्रोग्राम लिखने की डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोड करने की टाइप्स कितनी हैं। तो सबसे पहले कोडिंग करने की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड वो वाला कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा हुआ है इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और हम ऑब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं या मशीन कोड भी बोलते हैं। अब गाइस हम देखते हैं कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के अंदर डिफरेंस क्या है। जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या फिर असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको हम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं थ्रू कंपाइलर्स। कंपाइलर्स का हम आगे जाके देखेंगे कि कंपाइलर किसको बोलते हैं। सोर्स कोड जो होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम उसको जल्दी समझ सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए उसको समझने के लिए। सोर्स कोड को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब हम उसमें कोई एरर्स आ गए, कोई हमें चेंजिंग करनी है, हमें कोई नया आइडिया या हम उसमें नया फीचर डालना है तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं और उसमें नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर का। उसके बाद जो चौथा डिफरेंस है, सोर्स कोड में हमें बहुत कम स्टेटमेंट लिखनी पड़ती हैं और हमारा काम आसानी से हो जाता है। इसके बरक्स जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, फिर जाके हमारा हार्डवेयर के साथ जो होता है वो ताल्लुक बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं। सो गाइस आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ओनली मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर या फिर असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो कंप्यूटर के ऊपर कभी भी डायरेक्टली रन नहीं हो सकता। उसको रन करने के लिए उसको पहले हमें मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी है। बिफोर एग्जीक्यूशन काम ये करना ज़रूरी है। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेट, इसको हम ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इस तरह के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सी++, जावा, पाइथन, हर किसी का अलग से इस तरह का ट्रांसलेटर होता है। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर एंड देन असेंबलर। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर होता है जो प्रोग्राम होता है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है एज अ होल। जो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम अभी पीछे देखा है कि हम उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जो कंपाइलर होता है वो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर होता है वो एक एक चीज़ चेक करता है, मतलब लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है एज अ होल, फिर उसके बाद हमें सारा रिजल्ट दिखाता है। अगर हमारी एरर वगैरह आ गया है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है और हमें वो एरर दिखा देता है कि एरर क्या है। जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले कंपाइलर के पास जाता है, वो फिर उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह काम करता है लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं। जैसे पाइथन जो लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को यूज़ करती है। इंटरप्रेटर में ये होता है कि ये जब हम कोड लिखते हैं तो ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, मतलब पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, फिर दूसरी को, फिर तीसरी, इस तरह। बल्कि कंपाइलर में ऐसा होता है कि वो पहले पूरा एकदम से सारा जो कोड होता है उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तीसरी टाइप होती है लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर की, उसको हम असेंबलर बोलते हैं।
सो असेंबलर होता है जो हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग करने की डिफरेंट टेक्निक्स क्या है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो जो डेवलप किया जाता है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को यूज़ करके डेवलप किया जाता है। तो देखते हैं कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या इन शॉर्ट इसको OOP बोलते हैं। जो तीसरी होती है उसको इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो हमारा प्रोग्राम होता है हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल यूनिट्स या चंक में, जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं या सब प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो ईच मॉड्यूल होता है उसमें डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाना है ऐड का, तो हम वो सिर्फ ऐड ही, दो नंबर्स का ऐड ही करेगा, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ये मॉड्यूल तब एग्जीक्यूट होता है जब हम इनको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। जब हम इनको कॉल करते हैं तो जो मेन फंक्शन में जो कंट्रोल होता है वो इस मॉड्यूल के पास चला जाता है टेम्परेरीली। फिर जब इस मॉड्यूल का काम कंप्लीट हो जाता है इसकी एग्जीक्यूशन के बाद जो कंट्रोल होता है वो वापस से मेन प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है वो इजी और सिंपल टेक्निक है फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। इसमें जो हम प्रोग्राम है वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उसको चेक करना हो तो आसानी से चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी होती है वो भी बहुत आसानी होती इसमें आसानी होती है, हम प्रोग्राम को बहुत अच्छे से रीड करके समझ सकते हैं। या फिर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई न्यू फीचर डालना है तो हम उसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर हम तीन तरह की इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता। सबसे पहले जो है वो है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, देन कंडीशनल स्ट्रक्चर या सिलेक्टिव स्ट्रक्चर, तीसरी है वो आइटरेटिव या रिपीटेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट करती हैं जिस तरह वो प्रोग्राम में लिखी गई है। मतलब पहले एक स्टेटमेंट लिखी गई है तो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह प्रोग्राम का जो फ्लो है वो चलता रहेगा। इसके बाद जो दूसरी टाइप है इंस्ट्रक्शन देने की सीक्वेंस के अंदर वो है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट करती हैं ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन। तब करेंगी जब कोई भी कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको इग्नोर करके नेक्स्ट जो कंडीशन होगी उसके अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं एक स्टूडेंट के रिजल्ट की, कि हमारा जो क्राइटेरिया है पास होने का वो 40 मार्क्स का है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे कि अगर यूज़र जो है उसके 40 मार्क्स हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो वो पास है, नहीं तो फेल। तो सबसे पहले जो कंडीशन होगी हम उसके अंदर ये लिख लेंगे कि मार्क्स इक्वल्स 40 और ग्रेटर देन 40। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 शुरू रन हो जाएगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2। अगर दोनों कंडीशन, अगर यूजर की गलत वैल्यू इंटर करता है तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट रन नहीं होगी और जो प्रोग्राम का फ्लो होगा वो आगे चला जाएगा। इसके बाद जो तीसरी टाइप आती है उसको आइटरेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो रिपीटिशन स्ट्रक्चर होता है। एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, हम इसमें जो हमारा प्रोग्राम होता है इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनको बार बार जो है वो रन करवा सकते हैं। इसमें जो एग्जांपल यूज की जाती है वो लूप्स होती हैं। हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर के अंदर लूप्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूजर चाहता है कि वो 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाए एक ही कंडीशन के अंदर, तो वो इसके लिए लूप्स का यूज करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग टेक्निक की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप के अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पे लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा या फंक्शन हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, फॉर एग्जांपल पर्सन, थिंग और एनी प्लेस इन द रियल वर्ल्ड। जब हमने रियल वर्ल्ड को प्रोग्राम के अंदर मैप करना होता है तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। इस
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो मोस्ट पॉपुलर जो है वो C++ और जावा है। सो लूप के अंदर जो डेटा होता है और ऑल तो पॉसिबल फंक्शंस होते हैं, मतलब हमने डेटा के ऊपर कोई भी काम करना है, डेटा को मैनिपुलेट करना है, तो हम उन सबको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, क्लासेस होती हैं। सो एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक पर्सन है, वो एक ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन की कोई प्रॉपर्टीज होंगी या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो हम उसको अगर प्रोग्राम में मैप करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे नाम, उसकी एज और उसकी हाइट। तो हम इस प्रॉपर्टीज को प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो उसके बाद जो तीसरी टाइप आती है वो होती है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो होती है वो इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। जो इसका ज़्यादातर यूज होता है वो विजुअल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, मतलब जहां हम किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह की एक पॉपअप मेन्यू शो होती है। सो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम देखा कि टाइप्स ऑफ कोड्स क्या होती हैं और लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और देन असेंबलर। और हमने प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स के बारे में जाना कि प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और हम उनको किस तरह से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।